माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं जिसको कि हर यूनिवर्सिटी में प्राय पूछा जा रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे। विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका है कि विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में, इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है। प्यारे मित्रों देखेंगे तो विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में, ये हम लिखेंगे द स्कूल एज ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, यानी सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में विद्यालय जो होता है वो होता है एक संगठन के रूप में होता है। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, विद्यालय को एक सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन के रूप में समझने का प्रयास सर्वप्रथम हेथार्न तथा पीटर ने किया था। कौन लोग किए थे भाई? हेथार्न और पीटर ने इसका सबसे पहले जो है विद्यालय के संगठन के विषय में समझने का प्रयास किया था इन्होंने। विद्यालय के बाह्य प्रभावकारी तत्वों में जहां दार्शनिक तथा नैतिक तत्वों की मान्यता है, वहां सामाजिक एवं राजनीतिक तत्वों को भी मुख्य रूप से समझा जाता है। यह हमें जानना है। विद्यालय पर समाज का प्रभाव अवश्य पड़ता है। विद्यालय को समाज का, प्यारे में तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि विद्यालय जो होता है आपका, ये समाज का ही एक अंग है। एक लघु रूप कहा जाता है, जिसको एक लघु रूप कह सकते हैं विद्यालय को। जो विद्यालय का संगठन होता है एक समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। इसका कारण भी यही है कि समाज अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विद्यालय ही, यानी कि समाज की अनेक जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विद्यालय ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर समझेंगे कि जो समाज है, समाज के लिए अनेक आवश्यकताओं, जो समाज की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, उनको उनकी पूर्ति करने वाला होता है कौन? विद्यालय। विद्यालय ही एक अधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है। वो विद्यालय को इससे क्या होती है? लोकप्रियता प्राप्त होती है। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति में भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जो प्रबंधकारिणी समिति होती है विद्यालय संचालन के लिए, तो वो भी समाज के ही सदस्य, प्रतिष्ठित सदस्य उसमें होते हैं। इन व्यक्तियों का उद्देश्य अपने विद्यालय को अधिक सामाजिक बनाना होता है। शिक्षा भी विद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त समाज के व्यक्तियों के से संबंधित होते हैं, यानी केवल पढ़ाई का कार्य ही नहीं। यहाँ पर जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी विद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त समाज के व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, यानी समाज से वो जुड़े हुए होते हैं शिक्षक जो अध्यापक होते हैं विद्यालय में। विद्यालयों की अनेक वार्षिकोत्सव, क्रीड़ा, नाटक, कवि सम्मेलन, विचार मंच आदि क्रियाओं में संपूर्ण विद्यालय को एक सामाजिक संगठन के रूप में ही कार्य करना पड़ता है। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों कि जो भी वार्षिकोत्सव होते हैं, क्रीड़ा, नाटक, कवि सम्मेलन वगैरह होता है, विचार मंच, इन सभी चीज़ों में विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में ही कार्य करना पड़ता है विद्यालय को। वास्तव में विद्यालय की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य छात्रों को सामाजिक संबंधों में उत्तम नागरिक बनाना है, यानी सामाजिक जो संबंध है हमारा, उससे वो अच्छे नागरिक बन पाएं, यही विद्यालय का उद्देश्य होता है। यही कारण है कि समाज की अनेक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, साक्षरता आंदोलन, सामाजिक सेवा एवं समाज में आकस्मिक उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों तथा यथा भीषण अकाल, अनावृष्टि, बाढ़, ये सारी जो दैवीय आपदाएं होती हैं, इसमें भी विद्यालय हमारा जो है क्या करता है? सहयोग करता है। प्यारे मित्रों समझेंगे, विद्यालयों का योगदान समाज के अन्य सामाजिक संगठनों की भांति महत्वपूर्ण ही होता है। ये हमें समझना है। जो विद्यालय संगठन होता है वो इन सब मतलब इन सब जो है जो भी चीज़ें, जो परिस्थितियाँ यानी दैवीय आपदा जो होती हैं, उसमें पूरी तरह से संगठित होकर के हमारी मदद भी करता है। ऐसे अवसरों पर विद्यालयों को बंद करके छात्रों तथा शिक्षकों आ जाते हैं, तो उसमें भी विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं? समाज की सेवा में लग जाते हैं, विद्यालय को बंद कर देते हैं प्यारे मित्रों, और सामाजिक सेवा में लग जाते हैं। विद्यालय राजनीतिक संगठन के रूप में प्रभावशील होते हैं। राजनीतिक संगठन के रूप में भी जो विद्यालय जो है क्या है? प्रभावशील माने जाते हैं।
यहाँ पर जो भी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जन जन तक यहाँ से अपने विचारों को पहुँचाया जा सकता है। देश की संपूर्ण शिक्षा में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों की भूमिका होती है, यह हमें जानना है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन कार्य करते हैं। इसमें दो प्रकार के संगठन कार्य करते हैं, जो एक सरकारी संगठन और दूसरे गैर सरकारी संगठन, परंतु जो है इन संगठनों का भी अपना महत्व होता है। सरकारी अर्थात राजकीय विद्यालयों में सरकारी आदेशों का पालन शीघ्र में होता है। इन विद्यालयों में का तंत्र तथा वातावरण तथा कर्मचारियों की सेवा के नियम आदि सरकारी कर्मचारियों के समान ही होते हैं। जो भी इनकी सेवा शर्तें होती हैं वो सरकारी कर्मचारियों के ही समान मानी जाती हैं। प्यारे मित्रों, सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त इन विद्यालयों के शिक्षकों पर अन्य किसी राजनीतिक संगठन का प्रमुख प्रभाव नहीं देखा जाता है। यानी जो सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त जो है होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके अतिरिक्त इन विद्यालयों के शिक्षकों पर अन्य किसी का कोई दबाव प्रभाव नहीं देखा जाता है, जो सरकारी विद्यालय होते हैं। गैर सरकारी अर्थात अराजकीय विद्यालयों में अनेक राजनीतिक संगठनों का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। इसमें राजनीतिक संगठन के प्रभाव को हम देखते हैं, ये हमको मिलते हैं। जैसे DAV, सनातन धर्म गुरु, नानक, तेग बहादुर, इस्लामिया, महावीर सदन, सेंट मेरी, सोफिया, ये सारी जो है जो संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। प्यारे मित्रों, इसे हमें देखना है कि ये आदि नाम वाले विद्यालयों में आर्य समाज, सनातन धर्म, सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये धार्मिक जो विद्यालय हैं, धर्म से संबंधित जो विद्यालय हैं, ईसाई, आर्य, सभी धर्मों की राजनीति का ही प्रभाव होता है। इसमें उनके राजनीति का प्रभाव होता है इन विद्यालयों में। इनके अतिरिक्त भी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, शिक्षा सदन, होली चिल्ड्रन होम आदि अनेक संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें उन संस्थाओं के संस्थापक अपनी विचारधाराओं को ही थोपने का प्रयास करते हैं। जो उनकी विचारधारा होती है वही सर्वमान्य कराना चाहते हैं, सबसे मनवाना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, जो भी उस संस्था से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति के कुशल खिलाड़ी तो विद्यालय की स्थापना अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही करते हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वे विद्यालयों की स्थापना अपने राजनीति को ही पूरा करने के उद्देश्य से करते हैं। ये सच बात है, सत्य है, सही चीज़ें हैं। जो भी संस्थापक होते हैं, जो भी प्रबंधक होते हैं, वो विद्यालयों को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से खोलने का उद्देश्य रखते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव से विद्यालयों को बचाना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है। कि राजनीति से अलग रहे, ये हमारे लिए कठिन प्रतीत होता है। आगे देखेंगे, विद्यालय एक प्रणाली के रूप में द स्कूल एज ए सिस्टम, यानी विद्यालय एक प्रणाली के रूप में हम समझ सकते हैं कि विद्यालय एक क्या होता है, प्रणाली के रूप में, तो सिस्टम के रूप में होता है, जिसको हमें समझना आवश्यक होता है। विद्यालय को प्रणाली के रूप में मानने वाले में T. पार्सन तथा एडवर्ड सिल्ज का नाम प्रमुख है। यानी कि T. पार्सल तथा एडवर्ड सिल्ज का नाम प्रमुख इसमें आता है कि जो विद्यालय को प्रणाली के रूप में मानने वाले हैं। वास्तव में प्रणाली सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को स्वीकृत करने का पक्षपाती है। यह सिद्धांत प्रत्येक विद्यालय के लिए उपयोगी होता है। प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित विचारों के कथन उल्लेखनीय हैं। तो हम विचार देख रहे हैं कि किन किन विचारों के अंतर्गत ये प्रणालियां आ रही हैं। प्यारे मित्रों, तो पहला है अनबिन प्रणाली। प्रणाली विभिन्न अंगों का वह योग है जो स्वतंत्र एवं सामूहिक रूप से कार्य करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर आधारित वांछित परिणामों को प्राप्त कर सके। ये चीजें हमें समझना है। दूसरा पॉइंट इसमें है जोहान्स हॉपकिंस, इन्होंने इस पर प्रणाली पर जो है अपने विचार को व्यक्त किया है। प्रणाली अंतर क्रिया मुक्त अवयवों का एक ऐसा स्वीकृत समूह है। इन्होंने बताया है कि जो प्रणाली होती है, जो प्रोसेस होते हैं, अंतर क्रिया मुक्त अवयवों का एक ऐसा स्वीकृत समूह है जिसका निर्माण पूर्व निर्धारित कार्यों का
सहयोगात्मक रूप से विकास करने के लिए किया जाता है, यानी सहयोगात्मक रूप से विकास करने के लिए हम इस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। विद्यालय भी एक प्रणाली के रूप में होता है। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र एवं अन्य कर्मचारी अवयवों के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। ये सभी अवयव अपना अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। इनका एक दूसरे से अंतर संबंध भी होता है, एक दूसरे से अंतर संबंध भी होता है आपस में। इन सभी अवयवों का एक कार्य एक साथ मिलकर विद्यालय प्रशासन को उन्नत बनाना होता है। ये सभी लोग एक साथ सहयोग करके विद्यालय प्रशासन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में, द स्कूल एज ए सोशल सिस्टम, ये हमें जानना है प्यारे मित्रों। तो विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में भी होता है, समाज का एक अंग भी है विद्यालय। हम तो इसको हम समझेंगे कि एक सामाजिक प्रणाली के रूप में ये पाया जाता है। विद्यालय को आधुनिक युग में एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। साइमन, तार, कोट, पार्सन्स एवं अन्य प्रसिद्ध विचारकों ने विद्यालय को एक सामाजिक प्रणाली मानकर गहन विचार किया है। किसी भी सामाजिक प्रणाली के लिए व्यक्तियों के अंतरक्रिया संबंध की अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्यालय में भी कार्य करने वाले व्यक्ति अपना कार्य करते हैं तथा एक दूसरे के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होते रहते हैं। इस संबंध में बेमबेक ने इसमें क्या कहा है प्यारे मित्रों, विद्यालय के अंतर्गत मानवीय अंतरक्रिया संबंध को ही सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। क्या बताया उन्होंने कि विद्यालय के अंतर्गत मानवीय अंतरक्रिया, यानी जो आपस में जो है मानवीय जो अंतरक्रियाएं करते हैं हम, संबंध को ही सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। ये हमें जानना है। जिस प्रकार समाज के अन्य क्षेत्रों में मिश्रण अवस्था तथा सामाजिक प्रणाली उपयोगी सिद्ध हुई है, उसी प्रकार सामाजिक प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत बना सकेगी, यानी शिक्षा के क्षेत्र को भी क्या करेगी, आगे बढ़ा सकेगी। इस संबंध में तालकोट पार्सल का कथन है भी उल्लेखनीय है। शिक्षा को अन्य संयुक्त संगठनों की तरह तकनीकी, प्रबंधकीय एवं संस्थागत प्रणाली के मिले जुले रूपों में ही समझा जाना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब वो सभी संगठनों के साथ मिलकर चलती है। अर्थात शिक्षा का संगठन तभी पूरा हो पाएगा, उसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब वो सभी संगठनों को अपने साथ में लेकर चलेगी। विद्यालय को एक मुक्त प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र प्रणाली। तो मुक्त प्रणाली उसी प्रणाली को कहा जाता है जिसके अंतर्गत बालक नवीन ज्ञान तथा गुणों को अधिक उदारतापूर्वक सीख सके। इस प्रणाली में सीखने के क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, यानी पर्याप्त स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है प्यारे मित्रों। सीखने के लिए इसमें किसी प्रकार की परतंत्रता का भाव नहीं होना चाहिए। विद्यालय में भी बालक अनेक बातों को उदारतापूर्वक सीखता है। विद्यालय का संबंध समाज की आवश्यकताओं से घनिष्ठ रूप में होता है। बालक भी विद्यालय में रहकर नवीन ज्ञान को रुचिपूर्वक सीखता है। नए नए ज्ञान को कैसे सीखता है, रुचिपूर्वक सीखता है। विद्यालयों में मुक्तावस्था या संकीर्ण अवस्था को नियंत्रित रूप में ही रखा जाना चाहिए। इस संबंध में किसी का मत विचारणीय है। हम मत को देख रहे हैं, क्या विचारधाराएं हैं। तो अत्यधिक मुक्तावस्था विद्यालयों के अंदर उपद्रव को जन्म दे सकती है। यदि बहुत ज़्यादा इसमें जो है मुक्त अवस्था रखी जाए, तो मुक्त अवस्था का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई अनुशासन या कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना हो। तो ऐसी अवस्था में विद्यालयों के अंदर प्रायः क्या हो जाते हैं, उपद्रव जन्म लेने लगते हैं, यानी उपद्रव को जन्म दे सकती है, यानी कि वहाँ पर अनुशासनहीनता दिखाई पड़ने लगती है प्यारे मित्रों। तथा मुक्तावस्था को कम मात्रा में विद्यालय के प्रत्ययों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब मुक्तावस्था बन जाती है, विद्यालय में स्वतंत्र हो जाता है, तो ये विद्यालयों के प्रत्ययों पर जो है, जो लोग उससे संबंधित हैं, उस पर नकारात्मक प्रभाव भी डालने लगती है, जिससे विद्यालय को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने में असुविधा होती है। यानी आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति, दोनों स्थितियों को सुधारने में हमें क्या होती है, बहुत ही असुविधाएं होने लगती हैं। किम्ब्रो के अनुसार किसी भी विद्यालय के संपूर्ण वातावरण में उसी मात्रा तक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जहां तक बालक अनुशासित होकर अच्छे गुणों की प्राप्ति
कर सके। ये बहुत ही यहाँ पर ऊंची बात बताई गई है कि उतनी ही स्वतंत्रता हमें आवश्यक है जिस स्वतंत्रता को हम वास्तव में हमें आवश्यक हो, उससे अधिक स्वतंत्रता हमारे लिए हानिकारक बन सकती है। विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय को सामाजिक प्रणाली के रूप में मानने का प्रमुख कारण यह है कि बालक या किशोर विद्यालय में रहकर समाज की उन कुशलताओं और व्यवहारों को सीख लेता है जिन्हें विद्यालय से बाहर वो नहीं सीख पाता। एक संगठन तो बता ही दिया गया पहले आपको विद्यालय के विषय में प्यारे मित्रों। तो जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो विद्यालय में रह करके जो चीज़ें सीख लेता है व्यवहार के रूप में, व्यवहारों को सीख पाता है, जो वो विद्यालय से बाहर उसके नहीं हो पाता है, वो नहीं सीख पाता है। सभी स्वीकार करते हैं कि बालक के सामाजिकरण में विद्यालय की मुख्य भूमिका होती है। यानी बालक समाज का एक अंग है, तो बालक के सामाजिकरण में, समाज के विकास में, समाज के प्रति उसकी रुचि में जो है विद्यालय जो है प्रमुख भूमिका अदा करता है। विद्यालय बालकों को केवल शिक्षा ही नहीं देता, अपितु उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भी तैयार करता है। केवल शिक्षा ही नहीं विद्यालय देने का उद्देश्य होता है। विद्यालय को जो केवल शिक्षा ही देना उसका उद्देश्य नहीं होता है, वो समाज के लिए बल्कि छात्रों को तैयार करने का भी उसका एक अलग उद्देश्य होता है। प्यारे मित्रों, बालक को सामाजिक कार्यों में कुशल बनाने की प्रक्रिया वास्तव में विद्यालय धीरे धीरे और आत्मविश्वास के साथ करता है। इस कार्य को धीरे धीरे करता है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करता है विद्यालय। बालक घर में परिवार सदस्यों के बीच एक गोद से दूसरी गोद में जाकर अत्यधिक सुरक्षा की अनुभूति करता है, किंतु विद्यालय में प्रविष्ट होते ही उसे घर की चार दीवारी तक सीमित वातावरण को भूलना पड़ता है। जैसा वो जिस वातावरण में अपने वो घर पर रहता है, उस वातावरण को उसको भूल जाना पड़ता है प्यारे मित्रों, और एक अलग वातावरण उसके लिए तैयार होता है। विद्यालय का शिशु है कक्षाओं में उसे नए चेहरे दिखाई देते हैं। यानी विद्यालय के जो शिशु होते हैं उस कक्षाओं में अलग अलग चेहरे उसको दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग बालक वहाँ पर उपस्थित होते हैं। माता के स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों का मधुर स्नेह मिलता है। ये सारी चीज़ें विद्यालय में छात्र को देखने को मिलती हैं। विद्यालय के वातावरण में मन को लुभाने वाली वस्तुओं को वह स्वयं उठाकर देखता है। अन्य शिशुओं के साथ ही वह उठता है, बैठता है, पानी पीता है तथा अवकाश होने पर अपनी पुस्तकों को अपने बैग में संभाल कर रखने लगता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित होने लगती हैं जब वो विद्यालय में कदम रखता है। प्यारे मित्रों, इन क्रियाओं को करने एवं सीखने का अर्थ यही है कि बालक विद्यालय के नवीन वातावरण में स्वयं समायोजित होने का प्रयास करता है। अर्थात जो नया वातावरण होता है उसमें वो स्वयं समायोजित कर लेता है अपने आप को, उसमें प्रयास करता है जाने के लिए, जुड़ने के लिए। बालक में आत्मावलंबन यानी स्वयं पर भरोसा भी आ जाता है तथा वो आत्मनिर्भरता की भावना अंकुरित होने लगती है उसके अंदर। विद्यालय के नए वातावरण में बिना किसी सहारे के ही खड़ा रहने की आवश्यकता को वह अनुभव करने लगता है कि बिना किसी सहारे के ही हम इस कार्य को करेंगे, अपने अच्छे तरीके से करेंगे। यह निश्चित है कि मात्र घर पर रहकर उसमें इन गुणों का विकास इतना नहीं हो सकता। इसी विचार को तालकोट पार्सन ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। तो हम देख रहे हैं तालकोट पार्सन के विचार यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे मित्रों। उन्होंने बताया कि विद्यालय एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालकों को प्रेरणा तथा युक्तियों के, यानी जो बालक होते हैं, बालकों को प्रेरणा तथा युक्तियों के अतिरिक्त वयस्कों जैसी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तालकोट को इस परिभाषा को मानते हुए जॉन डीबी ने भी विद्यालय को सामाजिक प्रणाली के रूप में ही स्वीकार किया है। जॉन डीबी ने भी इसको सामाजिक प्रणाली के रूप में ही माना है। उनके अनुसार, जॉन डीबी के अनुसार देखेंगे, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से जीवनोपयोगी विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। ये हमें जानना है। वास्तव में विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ही होनहार युवकों को कुशल नागरिक बनाना होता है। विद्यालय तो अनेक गुणों को समाज से ही सीखता है।
विद्यालय तो अनेक गुणों को समाज से ही सीखता है तथा समाज का निर्माण करने में विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है। ये हमें जानना है कि समाज के निर्माण करने में विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है। इस बात को J.S. रास ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है कि विद्यालय में संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में संस्थाएं हैं जिन्हें सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित एवं कुशल सदस्यता के लिए युवकों की तैयारी में सहायता मिल सके। इन सभी विशिष्ट कथनों से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों का सामाजिक प्रणाली के रूप में अत्यंत महत्व है। प्यारे मित्रों, तो ये हम समझेंगे कि विद्यालय में जो है का सामाजिक प्रणाली के रूप में बहुत ही अधिक योगदान है और बहुत ही अधिक इसका महत्व है, ये हमें जानना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है प्यारे मित्रों, देखेंगे ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी जा सकता है। प्यारे मित्रों देखेंगे, भारत के संविधान में शिक्षा, जो भारत का संविधान है उसमें जो है शिक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित धाराओं को बताइए। यानी उसका मुख्य प्रावधान आपको बताना है, उसके बाद उनसे संबंधित धाराओं को भी बताना है। तो भारत के संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान जो बताए गए हैं इसे हम समझेंगे। भारत के संविधान में शिक्षा के विषय में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें पहला है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। ये पहला प्रावधान उसमें लगाया गया कि संविधान में कि 45वीं धारा के अनुसार बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य इस संविधान के आरंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध प्रोविजन का प्रयोग करेगा। यानी कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक की जो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है वो इसी संविधान के इसी जो है प्रोविजन के अंतर्गत है। प्यारे मित्रों, तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है धार्मिक शिक्षा। ये धार्मिक शिक्षा संविधान में जो है ये भी बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा भी बच्चों को आवश्यक होती है। संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है। इसमें भाग 28(1) के अनुसार 28(1) के अनुसार पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये उसमें लगा दिया गया था 21वीं धारा में कि किसी भी राज्य में किसी भी तरह से कोई विद्यालय चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा के रूप में किसी भी प्रकार का कोई जो है कर नहीं लगाया जाएगा या उसके मतहत उसको नहीं चलाया जाएगा कि एक विशेष धर्म के बारे में वो शिक्षा दे। धारा 22(2) के अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी संस्था चल रही है तो किसी धार्मिक कार्य में जो है वो संस्था भाग ले, ऐसे कार्यों के लिए उसे विवश नहीं किया जा सकता है। धारा 28 में कहा गया है कि अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति लिए बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। यानी धार्मिक चीज़ों के विषय में जब तक हम अन्य लोगों से इसके बारे में सहमति न प्राप्त करें तब तक हम किसी विशेष धर्म के बारे में कोई अनुदेशन हमको देना नहीं होता है। अगला पॉइंट आपका है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। देखेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। प्यारे मित्रों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा देश ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता से पूर्ण है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारतवर्ष। अनेक धर्मों वाले इस देश में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को स्वीकार कर 42वें संविधान के संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना, मतलब संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ दिया गया। सभी धर्मों को सम्मान देने के विचार से अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया। ये सारी चीजें जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त हुई थी। धारा 25(1) नागरिकों के
धार्मिक अधिकारों की व्याख्या करती है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत फिर धारा 28(2) के अंतर्गत देखेंगे के अनुसार यदि संस्था किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा संचालित हो जिसमें प्रावधानों के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता हो और वह राज्य द्वारा संचालित की जाती हो, तो ऐसी संस्था को धारा 28(1) के प्रावधान की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। ये चीज इसमें बताई गई है प्यारे मित्रों। फिर इसके बाद देखेंगे धारा 28(3) के अंतर्गत, धारा 28(3) में देखेंगे कि व्यक्ति की स्वीकृति के बिना जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने का पाबंदी लगाती है। यानी व्यक्ति को स्वीकृति के बिना ही जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा दिया जाए, उस पर बल दिया जाए, तो उस पर पाबंदी लगाती है कौन? धारा 28(3) यानी 28(3) धारा जो है। धारा 21 के अनुसार, धारा 21 के अनुसार देखें, किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये चीजें बताई गई हैं इसमें बिंदु। धारा 22(2) के अंतर्गत अनुसार सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जाने वाले किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह विशेष बात बताई गई है धारा 22(2) के अंतर्गत प्यारे मित्रों। धारा 30 के अंतर्गत देखेंगे, धर्म व भाषा के आधार पर किसी भी संस्था को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि राज्य के द्वारा जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है सहायता प्राप्त विद्यालयों को, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता। धारा 30 के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, धारा 350, ये देखेंगे जो भी संस्थाएं हैं तो उसमें जो है देखेंगे कि मातृभाषा जो हमारी होती है, जो मुख्य हमारी बोलचाल की भाषा होती है, मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, धारा 350 के अंतर्गत देखेंगे इसमें कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक राज्य में स्थानीय सत्ता का प्रयास होगा कि वो राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा तथा राष्ट्रपति राज्य को ऐसे आदेश जो वो आवश्यक समझे इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दे सकता है। यह बातें बताई गई हैं इसमें धारा 350 के तहत। धारा 350(a) में क्या बताया गया है देखेंगे कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है। यह चीज बताई गई है धारा 350(a) के अंतर्गत। धारा 26(1) में बताया गया कि अनुसार भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है हो, उसका संरक्षण करने का अधिकार इसमें बताया गया है प्यारे मित्रों, जो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को सुरक्षित रख पाए और उसको आगे बढ़ा पाए, यही चीजें इसमें बताई गई हैं। बिंदु 5 में देखेंगे, इसमें जो है ये बताया गया है प्यारे मित्रों, बिंदु 5 में दृश्य सामग्री, तो इसमें दृश्य सामग्री के विषय में बताया गया है। दृश्य सामग्री धारा 49 के अनुसार राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे। इसमें ये चीज बताई गई है कि राज्य प्रत्येक स्मारक, जो भी स्मारक होते हैं या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के जो घोषित चीजें जिसमें लिखी जाती हैं, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, इसमें देखेंगे पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में बताया गया कि धारा 17 अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग निषिद्ध है, यानी कि छुआछूत की जो बातें थी ये चीजें जो है इसमें निषिद्ध मानी गई हैं। धारा 24 के अंतर्गत देखें, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने हेतु नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत ये बल दिया गया था कि अवयस्क जो बच्चे हैं उनको हम इस तरह के कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। धारा 23 में देखेंगे, मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेगार पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
यानी क्रय विक्रय पर, बेगार पर जो है इस पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। धारा 15 पर हिंदुओं के समस्त सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वार पिछड़े वर्ग के लिए खुले रहेंगे। जो भी लोग हैं सभी वर्ग के लोग इसमें जा सकते हैं धार्मिक स्थलों पर। धारा 16 व 335 में बताया गया है कि राज्यों को सार्वजनिक नौकरियों में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। राज्य अपने अनुसार जो है सभी श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण के प्रादुर्भाव को आरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं। सभी राज्यों को अधिकार दिए गए थे धारा 16 व 335 के अंतर्गत। धारा 46 में बताया गया है कि पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के विस्तार तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। धारा 46 में बताया गया। पॉइंट 7 देखेंगे प्यारे मित्रों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं इन लोगों की शिक्षा के विषय में क्या बताया गया कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा धारा 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, विद्यालय आदि शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार है तथा अनुदान देते समय इन स्कूलों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये बात इसमें बताई गई है। बिंदु 8 पे देखेंगे कृषि शिक्षा। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि यदि राज्य चाहे या वह यह उत्तरदायित्व उठाने के लिए सक्षम हो तो वह आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि व पशुपालन का संगठन करके नस्लों का संरक्षण व सुधार करने के लिए कदम उठा सकता है। कृषि शिक्षा के अंतर्गत इसमें किसी प्रकार से केंद्र का कोई दबाव नहीं होता है। बिंदु 9 की ओर देखेंगे संस्कृति व और शिक्षा संबंधी अधिकार। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो इसमें देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उनकी विशेष भाषा व लिपि संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को मतलब केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी सबके प्रवेश के लिए इसमें बात बताई जा रही है। किसी जाति, धर्म और मूल वंश से इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। धारा 30 शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल सिचुएशन। देखेंगे यहाँ पर प्यारे मित्रों, इसमें ये बताया गया है कि जो राइट बनता है, जो अधिकार बनता है, उसमें इंस्टीट्यूशन, तो इसमें शिक्षा संस्थाओं को की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें जो है ये चीज़ बताई गई। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये चीज़ इसमें आती है। बिंदु 10 की ओर देखेंगे। इसमें स्त्री शिक्षा। भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा के महत्व को संविधान वेताओं ने स्वीकार किया और स्त्री शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। यानी स्त्री शिक्षा पर विशेष जो है बल दिए जाने की बात इसमें बताई गई प्यारे मित्रों। धारा 15 के अंतर्गत राज्य जो है नागरिक लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि स्त्री है या पुरुष है या किसी प्रकार से लिंग भेद इसमें नहीं देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं ये भारतीय संविधान के तहत लागू की जाने वाली प्यारे मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भारत के संविधान में एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यकता संविधान को पड़ी, तो उसने अपने ऐसे अध्यादेश जारी किए और उन अध्यादेशों का पालन
नियमित होता रहे, उनसे संबंधित धाराओं को यहाँ पर बताया गया है। किन किन धाराओं के तहत जो है इसमें विद्यालय का विकास व उसको प्रबंधित किया जाता है, और शिक्षा किन किन वर्गों को बिना भेदभाव के सभी वर्गों को दी जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। तो प्यारे मित्रों, हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जिसको हमको पूरी तरह से समझना है। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। हमने आपको अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्नों का वीडियो प्रेषित किया है, और इसके पश्चात में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में इन 2 क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।